सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF बोर्ड की मीटिंग आज है। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थी। न्यूयॉर्क में तुर्क सदर तैयब एर्दोआन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, सऊदी अरब, चीन, UAE का शुक्रगुजार हूं। उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। आखिरी मराहिल में IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने माजी की तरह भरपूर ताउन किया। हुकूमत और इदारों ने मिलकर मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया। मुआशी आशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। कहा, तुर्की के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। तुर्की के सदर ने जल्द दौरा पाकिस्तान का वादा किया है। जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा कि तमाम ममालिक को मिलकर जंगें रोकनी होंगी। पायदार तरक्की के अहदाफ पर पैनल मुबाहिसे में कहा कि 2022 के तबाहकुन सैलाब में पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिन्हें तालीम की फराहमी बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम की मालदीव के सदर डॉक्टर मोइज़ू से मुलाकात हुई। तिजारत, सयाहत, तालीम, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का, कि उनके भरपूर ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और आखिरी मराहिल में IMF की जो कुछ शराइत थी उनका ताल्लुक चीन से था, और चीनी हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान का माजी की तरह दोबारा हाथ पकड़ा और भरपूर ताउन किया, मैं चीनी लीडरशिप सर, आपने पाकिस्तान का तशक्कुस बहाल किया दुनिया में। सर, अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इज्तिमाई काविशों से हमारी हुकूमत ने मिलकर, हुकूमत ने और इदारों ने मिलकर, हमने जो माशी चैलेंजेस को न सिर्फ कबूल किया बल्कि दिन रात मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता माशी जो इशारे हैं उनमें बतदरीज बेहतरी आ रही है। मैं मिला हूँ जनाब अपने भाई सदर तुर्किया तैयब एर्दोआन साहब को, और हमारी तमाम मामलात पर बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मैंने उनको बतौर इब्तदाइया उनको आज उनकी इंतहाई पुरजोश तकरीर थी, और जिस तरह उन्होंने गाज़ा और फ़लस्तीन का जो मसला बयान किया, मैं समझता हूँ कि पूरे हॉल में जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उनको दिलों को बहुत छुआ उस तकरीर, उस पैगाम ने, बल्कि पूरी दुनिया में। तो मैंने उनको उनकी मुबारकबाद दी। उन्होंने मुझे फरमाया कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बस इसकी क्या तैयारी की है? हम सब ने मिल के बहरानों को, बमों को, जंगों को हमें ठंडा करना और ख़त्म कराना है। लेबनान पर इसराइल के बदतरीन हमले, मिसाइल शहरी आबादियों पर बरसा दिए। जहाँ भाग अफराद की तादाद 570 से जायद हो गई है। 1800 से जायद जख्मी हो गए हैं। बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कबीसी शहीद हो गए। लेबनान में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं, और हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले जारी हैं। 300 से जायद रॉकेट दागे ड्रोन हमले किए गए हैं। इसराइली बहरी अड्डे समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया गया। इराकी मज़ाहिमती तंजीम कबीर जोलान की पहाड़ियों पर इसराइली अहदाफ पर हमला। कई ममालिक की एयरलाइंस ने तल अबीब और बैरूत के लिए परवाजें भी रोक दी। चीन और अमरीका के बाद बरतानिया की भी अपने शहरियों को फौरी लेबनान छोड़ने की हिदायत। लेबनान से बरतानवी शहरियों को निकालने के लिए 700 फौजी कब्रिस में तैनात करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बैरूत में हालिया हमला जंग को वुसअत देने की एक चाल के सिवा कुछ नहीं है, जो अमन पसंद दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सबको इसराइली हमले की मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि ये जंग को मशरिक़ वुस्ता से बाहर फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इसके संगीन नताइज होंगे। फौरी जंगबंदी और 2 रियासती हल से ही तनाज़े का खात्मा मुमकिन है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। The recent attack launched in Beirut is nothing but a ploy to expand this war theatre, which will be catastrophic for this
peace-loving world, and I think we must all condemn this act on the part of Israelis with fullest force, because this is nothing but to expand this war beyond Middle East, which will be very, very serious for this world and have grave consequences. How to find a solution to this crisis? Two-state solution is the only answer. Immediate ceasefire, and then two-state solution. There is no other option. बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा कि 15% सियासी मुकदमात के बायस 85% अवामी मुकदमात बरसों तक ज़ेरे इल्तवा रहते हैं, इसलिए आईनी अदालत बनाना ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे। कराची से अमीन अनवर रिपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि लोगों को बर वक्त इंसाफ मिल सके। सिंध हाई कोर्ट में वुकला से खिताब में उनका कहना था कि आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 बरस और बाकी जजेस की मुद्दत 10 बरस तक होनी चाहिए। जब किसी चीफ जस्टिस ने ख्वाब भी नहीं देखा था कि मैंने डैम बनाना है, उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यह तय किया था, अवाम के नुमाइंदे ने यह तय किया था कि आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्तेदार पे ना चढ़ाया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमेरिका में पार्लिमान जजेस तैनात करती है, इसलिए वहाँ आमरीत मुसल्लत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पार्लिमान को धमकियाँ दी गई कि आप जजेस के मामले को हाथ ना लगाएं वरना 18वीं तरमीम फाड़ कर फेंक देंगे। हमें ये धमकी दिया गया कि आप तरमीम करें 19वीं आईनी तरमीम, उस धमकी की वजह से आया, लेकिन हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वादा किया था, हम पूरा करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस में उन्हें 45 साल बाद इंसाफ मिला। यहाँ 2 भाइयों को फांसी दी गई, फिर पता चला कि वो बेगुनाह थे। ऐसे हालात में इस्लाहात क्यों ना की जाएं? कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के केस में PTI दावेदार नहीं थी। किसी पार्टी को बगैर मांगे कैसे रिलीफ दिया जा सकता है? कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स ने इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे। आईनी और कानूनी सवालात का जवाब आना जरूरी है। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए जो स्पीकर का किरदार है हम उसकी सताइश करते हैं। स्पीकर के साथ इस इशू पे खड़े हैं कि कानून साजी को ओवर रूल करके बैक इन टाइम जाके फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत कैसे दी जा सकती है, ये एक सवाल है जो स्पीकर ने उठाया है, जो कि एक लीगल सवाल है। इसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी के इख्तलाफी नोट के अंदर जो उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं और उन्होंने ये बाकायदा तौर पे कहा है कि एक फरीक जो पार्टी ही नहीं था प्रोसीडिंग्स के अंदर, वो फरीक ही नहीं था, उसकी तरफ से दरखास्त ही नहीं दी गई, तो उसको रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? ये भी बड़ा अहम सवाल है और ये एक आईनी तौर पे सवाल का सेटल होना जरूरी है कि जब सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर तरीन जज जो है वो ये बात करें कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस था उसके अंदर तरीके इंसाफ जो है वो फरीक ही नहीं थी केस के अंदर। तो एक फरीक ना हो, ये हम बड़ी देर से बात करते हैं कि कोई फरीक ना हो, उसने रिलीफ ना मांगा हो, उसने दरखास्त ना दी हो, तो उसको रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? तो मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली ये सवालात हैं जिनका जवाब आना जरूरी है और बहुत अभाम है, बहुत कंफ्यूजन है। और ये फैसला जिस तरह आया और जिस तरह तरीके इंसाफ को ये रिजर्व सीट्स दी गई, क्या ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाई होता है? तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन का कहना था, तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को मानने के पाबंद हैं। हुकूमत को जो बेहतर लगेगा उससे ही आईनी कहेगी, जो सूट नहीं करेगा तो उससे कहेंगे कि यह गैर आईनी है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के साबिक चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा कि 8 जजेस का अक्सरियती फैसला ही लागू होगा, लेकिन ये वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से नजरसानी की दरखास्तें सुन ले। सुप्रीम कोर्ट के
हर फैसले को आइन के आर्टिकल 189, 190 के तहत तमाम इदारे, जुडिशल इदारे, इवन एग्जेक्टिव इदारे या कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे, वो सब पाबंद हैं उसको अमल दरामद करने की। सब राना सनाउल्लाह अभी प्रोग्राम में कह गए कि सिर्फ वो फैसला माना जाएगा जो आइन और कानून के मुताबिक होगा, तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। इनको जो सूट करेगा वो कहेंगे कि ये आईनी है और जो सूट नहीं करेगा ये कहेंगे कि गैर आईनी। इसलिए आइन ने इसका जवाब दे दिया आर्टिकल 189 और 190 में कि जो सुप्रीम कोर्ट कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करेगा दैट विल बी बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज। नहीं होता अमल दरामद इस फैसले पर तो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट के इन जज साहिबान को सो मोटो पावर्स हैं, ये सो मोटो पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पीटीआई कॉन्टेम्प्ट पिटीशन फाइल करेगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन फैसले पे अमल दरामद होगा, और अगर ये उसके बावजूद भी नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट आज खुद स्पीकर को भी डायरेक्शन दे सकती है कि इनको नोटिफाइड तस्वर करते हुए ऑफ पीटीआई इनका आप नोटिफिकेशन जारी करें। 8 मेंबर्स जो जजेस साहबान है, जो बेंच था, उन्होंने एक फैसला दिया तो प्रिवेल वही करेगा। ये वक्त है कि वो जो रिव्यू पिटीशंस मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फाइल की हुई हैं उनकी समाअत के लिए लगा दें। अगर नहीं मानते तो ये भी गलत बात है। अगर उधर पार्लिमान के कानून साजी का हक को आप तस्लीम नहीं करते, ये भी एक गलत बात होगी। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिव्यू को फिक्स करे और उस पे 13 मेंबर्स बेंच फिर बैठे और वो सारी बातों को जो कि पॉइंट्स रिव्यू में उठाए गए हैं उनको एड्रेस करे और एक एग्जॉस्टिव किस्म की जजमेंट आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं करता तो क्या होगा आगे? एक ही रास्ता है और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ मामला जाएंगे। एग्रीव्ड पार्टी वहां पे कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल करके जजमेंट पे अमल दरामद करवा सकती है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसी फैसले पर अमल होगा जो आइन के मुताबिक होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम का मामला अब भी ज़ेर गौर है। उम्मीद है आइंदा चंद दिनों में कुछ निकात पर इत्तफाक हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड माली मुश्किलात से दो चार है। हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स फराहम न करने पर रवां तालीमी साल के दौरान मुफ्त दरसी कुतुब की तरसील मुकम्मल ना हो सकी, जबकि आइंदा तालीमी साल के लिए भी किताबों की छपाई के लिए फ़ंड्स नहीं है। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा अरूबा इब्राहिम। जी 2002 में शुरू होने वाला फ्री टेक्स्ट बुक मंसूबा भी मुश्किलात का शिकार हो गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि वो अभी भी फ्री टेक्स्ट बुक तकसीम कर रहे हैं, ताहम पीटीआई हुकूमत आने के बाद उनको कोई फंड फराहम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से इदारा जो है वो माली बहरान का शिकार हो गया है। इस वक्त हमारे साथ टेक्स्ट बुक बोर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन तोकीर अहमद साहब मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। फ्री टेक्स्ट बुक स्कीम है, इसके लिए गवर्नमेंट फंड्स देती है और टेक्स्ट बुक बोर्ड्स बुक कुतब जो है ना वो सरकारी स्कूलों को फराहम करता है। तो पिछले साल जो हमने सप्लाई की थी फ्री टेक्स्ट बुक्स की, तो उसके ज़िम्मन में हमें पूरे पैसे या पूरे फंड्स नहीं मिले गवर्नमेंट से। तो अभी फिर जो है ना नए साल की प्रोक्योरमेंट करनी है और टाइम निकलता जा रहा है। तो इस सूरत हाल में हमारा भरपूर मुतालबा है हुकूमत से कि पिछले साल के लाइबिलिटीज़ जो हैं हमारी वो भी फराहम करें और अगले साल के फ़ंड जल्द से जल्द मुहैया करें ताकि बर वक्त इन कुतब की तबादत हो सके। और इंतज़ामिया का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द इस स्कीम के लिए फ़ंड्स फराहम करे ताकि आइंदा साल भी बच्चों को इन मुश्किलात से गुजरना ना पड़े। जी महकमा लाइफ स्टॉक सिंध की जानिब से सिंध में 2023 से 2024 के दौरान करोड़ों जानवरों की वैक्सीनेशन और लाखों बीमार जानवरों को अद्वियात फराहम करने के आदाद शुमार जारी कर दिए गए। जियो न्यूज़ की टीम ने मुख्तलिफ मवेशियों के फार्म्स विजिट करके सूरत हाल जानने की कोशिश की। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से सिंध भर के अंदर करोड़ों जानवरों की वैक्सीनेशन करने और साथ ही साथ बीमार जानवरों को अद्वियात फराहम करने के हवाले से आदाद शुमार जारी किए गए थे, जिसके मुताबिक 2 करोड़ से ज़ायद जानवरों की सिंध भर के अंदर वैक्सीनेशन की गई साल 2023 से 2024 के दौरान। इसी तरह से जो जानवर बीमार हुए उनकी तादाद भी तकरीबन 14 लाख से ज़ायद बताई गई है। हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। अभी बकरा ईद के दौरान हमारे जानवरों में लंगड़ेपन का सिस्टम हो गया था, जिसमें माल हमारा काफ़ी जानवर
ख़राब हुए, मर गए, मगर कोई भी नहीं आया। हमें अपना प्राइवेट ही इलाज कराना पड़ता है, जो भी होता है प्राइवेट डॉक्टर बुलाते हैं, हमारे पास कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं आता। जी, आपने सुना हमारे साथ यहाँ पर जो फार्मर मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से ना तो यहाँ पर डॉक्टर पहुँचते हैं, ना ही जानवरों की वैक्सीनेशन की जाती है, ना ही अद्वियात फराहम की जाती हैं। फार्मर्स का ही मुतालबा है कि उन्हें अद्वियात और वैक्सीनेशन और डॉक्टर्स की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाए। जी, मुल्तान सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्मॉग की आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। तफसील बताएंगी सोलेहा मलिक। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान घंटा घर पे, जहाँ पे सिटी ट्रैफिक मुल्तान की जानिब से यहाँ पे एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जहाँ पे तमाम जो रिक्शे ड्राइवर यूनियन था उनको मदऊ किया गया था और यहाँ पे एक आगाही मुहिम का जो है वो आगाज़ किया गया है। रिक्शों की पिछली साइड पे जो है वो बैनर्स और पम्फलेट्स लगाए गए हैं, जिसके ऊपर स्मोक के मुतालिक, हेलमेट पहनने के मुतालिक आगाही दी गई है। हमारे साथ कुछ सीनियर अफसरान मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। सर्दियों का सीज़न आता है, आपको पता है कि ये स्मोक के हवाले से जो है बहुत सारी मूजी बीमारियां जो है ना लोगों को जो है दरपेश होती हैं। तो इसी सिलसिला में हमने जो है रक्षा यूनियन के जो मेंबरान हैं उनको तंबीह भी की है कि तमाम जो है अपने रिक्शे को टेक्निकली दुरुस्त करें, ताकि स्मोक से जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं, स्मोक बढ़ती है, उनको हम मिनिमाइज़ कर सकें। जी, इस आगाही मुहिम को शुरू करने का मकसद जो सिटी ट्रैफिक मुल्तान ने शुरू किया, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हादसात में कमी लाना है, और जो कि मौसम बदल रहा है और आगे जो है वो स्मोक आएगी, जिसकी वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हादसात का शिकार होते हैं, उससे जो है वो बचा जा सकता है। जी, जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली को कौमी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद फिटनेस बहाल नहीं कर सके, इसलिए उनकी जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली को शामिल किया गया है। कामरान गुलाम और मोहम्मद अली भी 15 रुकनी स्क्वाड में जगह ना बना सके, जबकि ऑलराउंडर आमिर जमाल की कौमी टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, नायब कप्तान सऊद शकील, मोहम्मद हुरैरा, अब्दुल्ला शफीक, अब्रार अहमद, बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नोमान अली, साइम अयूब, सलमान आगा, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और आमिर जमाल शामिल हैं। कौमी टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी 30 सितंबर को मुल्तान में जमा होंगे। कौमी टीम का कैंप 1 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी चैंपियंस कप से दस्तबरदार हो गए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा।